स्वागत है आप सभी लोगों का आईएससी इंस्पिरेशन स्टडी सर्कल के इस ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम सभी लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। तो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का जो भी हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम भाग 1 का अध्ययन कर रहे हैं, आप सभी लोग एक बार उन चारों अनुच्छेदों को जिनका हमने कल की क्लास में अध्ययन किया उसको देखिए, उनको पढ़िए, उनकी भाषा को समझने का प्रयास कीजिए। कहीं पर आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ भी सकते हैं, और चारों अनुच्छेदों का क्या अर्थ है सामान्य शब्दों में आपको समझ लेना है, अपने दिमाग में बिठाना है, वो आप एक बार दोबारा से उसको देख लीजिए, चारों आपको याद हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब संविधान की भाषा है, संविधान में जो भाषा लिखी है वैसा याद हो, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन हाँ हमें पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 1 में अगर हम कोई बात बोल रहे हैं तो क्या है, अनुच्छेद 2 में कोई बात बोल रहे हैं तो क्या है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए आप सभी। साथ ही साथ आपको यह भी पता ही होगा कि आज जो है चैत्र, ये महीना कौन सा चल रहा है, चैत्र का। अभी आपको पता है कि आप प्राचीन भारत का इतिहास भी पढ़ रहे होंगे, उसमें आप अलग अलग कैलेंडर देखते हैं। भारत में प्राचीन तौर पर शक संवत, विक्रमी संवत जैसे 15 कैलेंडर, गुप्त संवत, अलग अलग समय पर जो साम्राज्य रहे हैं उन्होंने अपने अलग अलग कैलेंडर निकाले। जैसे मुस्लिम्स में होता है, मुसलमानों में हिजरी संवत, और हिजरी संवत का नवा महीना होता है, पहला महीना होता है उनका मुहर्रम और नवा महीना होता है उनका रमजान। जो ये महीना चल रहा है रमजान का, जिसको पवित्र माह बोलते हैं, वैसे ही जो गॉर्जियन कैलेंडर है, क्रिश्चियन कैलेंडर, उसका पहला महीना होता है जनवरी, जिसको हम सब फॉलो करते हैं, और आखिरी महीना होता है दिसंबर। लेकिन जो भारत हमारा देश है, हमारे देश का कैलेंडर तो और पुराना है, और हमारे देश में तो जो दो इंपॉर्टेंट कैलेंडर हैं वो है एक विक्रमी संवत और एक है शक संवत। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, शक संवत। राष्ट्र पंचांग कौन सा है, शक संवत। शक संवत में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। लेकिन आज जो है वो कौन सा है, विक्रमी संवत। और आज से नया साल लगा है हमारा, कौन सा विक्रमी संवत लगा है, 2081, 2081। अंग्रेजी कैलेंडर क्या चल रहा है, 2024, और हमारा क्या लगा है 2081, यानी 57 ईसा पूर्व। 57 ईसा पूर्व आप समझ रहे हैं, ईसा पूर्व मतलब जो ईसवी कैलेंडर चल रहा है उससे पीछे वो पहला साल था, और तब से लेके आप देखिए ये हमारा कैलेंडर चल रहा है। तो इसमें 12 महीने होते हैं, और ये पहला महीना कौन सा होता है, चैत्र का। तो चैत्र का शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा तिथि आज है, चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है, पहली तिथि है। 15-15 दिन का पक्ष होता है, ये भी आपको बता रहा था मैंने, हिस्ट्री में आप सारी चीजें पढ़ते हैं। ये 15-15 दिन का पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। आज शुक्ल पक्ष, पहली तिथि। इसी के साथ प्रथम नवरात्र भी शुरू होता है, और अब इस प्रकार से हमारा कैलेंडर आगे बढ़ता जाएगा। तो मौसम ऋतु परिवर्तन होता है इस टाइम, अब गर्मी आने लगी है तो उसके साथ ही ये कैलेंडर स्टार्ट होता है, वरना वो दिसंबर और जनवरी वाला तो एक जैसा ही ठंडा रहता है, उसमें दिसंबर में भी ठंडा, जनवरी में भी ठंडा। ऋतु परिवर्तन के साथ इसको अच्छा मानते हैं ना, ग्रीष्म काल को। अब आपको पता है सूर्य किस तरफ है, उत्तरी गोलार्ध में है, और सूर्य लगातार किस तरफ बढ़ रहे हैं, कौन सी रेखा की तरफ बढ़ रहे हैं, आयुष, कर्क रेखा की तरफ। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई, अनुच्छेद याद है चारों, चारों अनुच्छेद याद हो गए। अच्छा मुझे बताइए, अगर हमें किसी राज्य के नाम में कोई परिवर्तन करना है, ऐसा करने की शक्ति किसके पास है, भारत की संसद के पास है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी जवाब देंगे, भारत की संसद के पास ऐसी शक्ति है, बिल्कुल सही बात। दूसरी बात, ऐसा किस अनुच्छेद के तहत होगा, सर 3। अनुच्छेद 3 के तहत ऐसा किया जाएगा। अगली बात, भारतीय संविधान में वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति दी गई है, 368, 368। संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है, किसके पास है, भारत की संसद के पास। क्या राज्य विधानमंडलों के पास भी ऐसी शक्ति है, नहीं। संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है, केवल संसद के पास है। कहीं ऐसा मौका आता है कि संविधान में संशोधन करें और राज्य विधानमंडलों की भी कोई भूमिका हो, हाँ, जब 368 के तहत विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति, लेकिन केवल कहां तक सीमित है उनकी शक्ति, एक सहमति देनी है उनको।
वो भी सारे राज्यों की नहीं, आधे राज्यों की। तो विशेष पावर तो किसके पास है? संसद के ही पास है। आप बताइएगा, भारत में संसदीय प्रणाली, आज थोड़ा बच्चे लेट भी आ रहे हैं, आज पूजा पाठ भी चल रहा है घरों में। भारत में जो संसदीय प्रणाली है, यह संसदीय प्रणाली किस देश से प्रेरित है? कहां से ली हमने? हाँ, भारत में संसदीय प्रणाली है शासन की, किस देश से प्रेरित है ये? आयुष? यूएसए, ब्रिटेन, 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 अमेरिका, ब्रिटेन, यूके, ब्रिटेन। ऑनलाइन स्टूडेंट, संसदीय प्रणाली कहां से है हमने ली? सर ब्रिटेन से लिए। ब्रिटेन से, बिल्कुल ब्रिटेन से। आयुष, यूएसए कहां कहां से आ गया? यूएसए में संसदीय प्रणाली है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है? कोई बात नहीं, अब कभी कभी एकदम से दिमाग हैंग हो जाता है, कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई बात नहीं, उसमें गलती किसी हमसे भी हो जाती है, गलती कोई किसी से भी हो सकती है। मुझे उसे ऐसी अपेक्षा नहीं है, सही बोल देता है जवाब। दूसरा आपसे प्रश्न है, एक मॉडल पढ़ा था हमने, वेस्टमिंस्टर मॉडल, ये किस मॉडल का दूसरा नाम है? हाथ खड़ा कीजिए जिसको पता है। वेस्टमिंस्टर मॉडल किस मॉडल का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए कैनेडियन मॉडल, ऑप्शन बी ब्रिटिश मॉडल, सब पार्लियामेंट्री मॉडल है, कनाडा में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री मॉडल, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट्री मॉडल, ऑप्शन डी जैपनीज पार्लियामेंट्री मॉडल। क्योंकि इन चारों ही देशों में आप देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर का ज्यादा महत्व रहता है। वेस्टमिंस्टर मॉडल कहां का है, जल्दी बताइए? ब्रिटिश पार्लियामेंट्री मॉडल। अरे भाई, क्योंकि ब्रिटेन की संसद जहां पर है उस जगह का नाम है वेस्टमिंस्टर, इसलिए ब्रिटिश शासन प्रणाली को वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। वेस्टमिंस्टर जगह का नाम है, जैसे ग्रीनविच रेखा, तो ग्रीनविच जगह है, उसके वजह से नाम ही पड़ गया ग्रीनविच रेखा। जैसे मेरे घर का नाम है, मेरा नाम है अभिलाष, तो मेरे पापा का नाम ही हो गया अभिलाष के पापा। मम्मी किस नाम से बोलती है? विलास के पापा के नाम। सबसे पहला जो बच्चा होता है उसी के नाम से पड़ जाता है ना नाम, होता है नहीं होता? अपने पति को महिलाएं जनरली संबोधित करती है अपने बड़े बच्चे के नाम से, वैसे कोई शहर का नाम उसके नाम से ही क्या हो गया, वो पूरा सिस्टम ही उस नाम से जाना जाने लगा। अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि भारत में हमने पढ़ा था एक अधिनियम आया था, जो पूरा हमारा संसदीय इतिहास, वो संवैधानिक इतिहास है, एक अधिनियम आया था जिसको हम बोलते हैं भारतीय संविधान की रीढ़। वो कौन सा अधिनियम है? भारतीय संविधान की रीढ़ बताइए। तो 1935। भारत शासन अधिनियम, बिल्कुल सही, 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 हमारे आज के संविधान में भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों है उसका महत्व? क्यों है उसका महत्व? क्योंकि हमारे संविधान का आज भी 60 से 65% हिस्सा, 60 to 65% हिस्सा कहां से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला प्रश्न, जिस वक्त भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पहला प्रश्न। दूसरा, भारत में वाइसराय कौन थे? जल्दी से हाथ खड़ा कीजिए, जिसको पता है वो बोलेगा। ऑनलाइन भी बोल सकते भाई, ऑनलाइन। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे और भारत में वाइसराय कौन थे? हाँ भाई, दोनों को पता है, बाकी किसी को नहीं पता, बस दो के अलावा। तीन। ऑनलाइन किसको पता है? मीनू को पता है, पढ़ाया था। रोजी को पता है, सीमा जी को पता है, पायल, डेल, अनीता जी, ये सब पढ़ाए रखा है जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ। आयुष बताओ बेटे। बहुत बढ़िया, लॉर्ड क्लेमेंट एटली। और दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? विंस्टन चर्चिल। ये दो ही नाम तो याद रखने, चर्चिल और एटली। पर दूसरा प्रश्न मैंने पूछा, भारत में वाइसरॉय कौन थे उस समय जब भारत आजाद हुआ? बताइए। वेवेल। सर हाँ बताइए, वाइसरॉय कौन थे भारत की आजादी के समय? हाँ भाई आप बताइए बेटे। नहीं, ये पीछे लॉर्ड माउंटबेटन। अरे भाई, वेवेल तो मार्च में चले गए थे, मार्च में माउंटबेटन आ गए थे, तो भारत अगस्त में आजाद हो रहा है, तो मार्च के बाद ही तो आता है अगस्त। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, याद रहेगी बात। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद में दो सदन है, बाइकैमरल हाउस है, यानी द्विसदनात्मक सदन है। भारत में भी दो हैं, यूएसए में भी दो हैं। भारत की, ब्रिटेन की और यूएसए की दोनों सदनों के नाम जिस बच्चे को पता है, तीनों देशों की,
तो हाथ खड़ा करें। भारत के भी 2 सदनों के नाम, यूएस के भी 2 सदनों के नाम, और ब्रिटेन के। पढ़ा रखा है, पढ़ा रखा है, जल्दी बताइए। हाँ भाई बताइए। हाँ बहुत बढ़िया, सीनेट, बहुत बढ़िया। और यूके की, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, भारत का अपर हाउस कौन सा है हमारा? हमारा उच्च सदन कौन सा है? हाँ, पार्लियामेंट का उच्च सदन कौन सा है? पार्लियामेंट तो अंग्रेजी नाम हो गया, पार्लियामेंट का उच्च सदन राज्यसभा। और बाकी लोग, आपने बाकी देशों की सबकी सही बताई, भारत का भी बताया आपने, दोनों सदन ऊपर नीचे कर दिया। बहुत सही उत्तर, वेरी गुड, सबको पता है। अमेरिका, यूएसए में भी बाइकैमरल हाउस है। अपर हाउस का नाम हाउस ऑफ यूएसए में सीनेट, नीचे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। यूके में हाउस ऑफ लॉर्ड्स, नीचे हाउस ऑफ कॉमन्स। हमारे यहाँ काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा, और हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा। अगला प्रश्न है मेरा, अगला प्रश्न है, राष्ट्र पंचायत किस देश के संसद का नाम है? राष्ट्र पंचायत पिछले साल बताया था, पिछले साल बताया था पौड़ी पर। नेपाल, नेपाल की संसद को बोलते हैं राष्ट्रीय पंचायत। अगला बताइए, नेसेट किस देश के संसद को बोलते हैं? नेसेट, नेसेट, KNESSET या AT, नेसेट। इजराइल, बताया था आपको जब बीच बीच में बताया था। अगला, ड्यूमा किस देश की संसद को बोलते हैं? अच्छा, क्रेमलिन किस देश के राष्ट्र, व्हाइट हाउस किसके हाउस को बोलते हैं? हमारे राष्ट्रपति के भवन सर को बोलते हैं अमेरिका राष्ट्रपति भवन। जी। व्हाइट हाउस यूएस के प्रेसिडेंट को, क्रेमलिन रशियन प्रेसिडेंट को, और ड्यूमा भी वहीं की पार्लियामेंट का एक हाउस है। डाइट कहां का है? जापान का। डाइट कहां का है? अब याद रखना है, जापान के लोग डाइटिंग में रहते हैं, तो वहां की पार्लियामेंट का नाम डाइट है। वहां कम खाते हैं ना लोग, और बहुत उबला हुआ खाना खाते हैं। तो खैर, ये अलग अलग देशों के संसद हैं, उनको नाम भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज है ये जरूरी नहीं कि आपको पता हो, क्योंकि ये कोई पूछेगा तो है नहीं, पर जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए। तो जब आप पढ़ रहे हैं भारत की संसद, तो 2 देशों की तो आपको पढ़नी है, यूएसए और यूके, लेकिन इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। अब आज वो नहीं आई प्रियंका, अब हम आगे बढ़ेंगे। हैं, ऑनलाइन आ गई, किस नाम से हो? अच्छा, सैमसंग वाले नाम से। चलिए, प्रियंका जी और बाकी सभी लोगों को भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और चैत्र नवरात्रि की भी शुभकामनाएं। अब यहां पर बड़ा ध्यान से देखिएगा, हम आगे बढ़ रहे हैं। हम अनुच्छेद जो हमने 1 2 3 4 पढ़े थे, वो अभी मैं पूछूंगा आपसे, लेकिन आपको याद होने चाहिए वो चारों अनुच्छेद, क्या क्या उसका महत्व था। इंडियन पॉलिटी 2024, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो हमने देख लिया, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट वन में पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये। अब हमें पता होना चाहिए कि हमारे आज की जो राज्यों की स्थिति है, आज हम जानते हैं, ये हमारे संविधान की पुस्तक है, ये आप सभी जानते हैं, ये लाल किला हमारा, और ये हमने अनुच्छेद पढ़े। आज का जो भारत दिखता है हमें, नक्शा जो है उसका इस प्रकार से है, यही है। भारत में अलग अलग राज्य हैं, राज्य और साथ ही साथ क्या है? संघ शासित प्रदेश है। राज्य और संघ शासित प्रदेशों में क्या अंतर होता है? राज्य हमारे फेडरल सिस्टम में पावर शेयरिंग करते हैं। जो हमारा फेडरल सिस्टम है, यहाँ पे राज्य सेंटर के साथ पावर को शेयर कर रहे हैं। हमारे संविधान ने पावर्स को डिवाइड कर रखा है यूनियन और स्टेट के बीच, संघ और राज्यों के बीच में। तो एक तरफ हमारे यहाँ संघ सरकार है जो पूरे भारत की सरकार है, दूसरी तरफ भारत में जो अलग अलग राज्य हैं उनकी भी सरकारें हैं। और संघ हो चाहे राज्य हो, दोनों का अस्तित्व भारत के संविधान से आता है। इस आधार पर हम ये बोलेंगे कि भारत एक संघीय देश है। लेकिन हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि यहां पर हर राज्य एक जैसी स्थिति में नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं भारत में कुछ राज्यों को विशेष दर्जा भी है, जैसे आर्टिकल 371 के तहत तमाम राज्यों को विशेष दर्जा है। आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा था। साथ ही साथ हम ये जानते हैं कि भारतीय संविधान के जो राज्य 5वीं और 6ठी अनुसूची में है,
वहां के लिए विशेष व्यवस्था आपने देखी है। साथ ही साथ ये भी जानते हैं कुछ राज्यों का अलग से विशेष दर्जा है जो आर्थिक रूप में है। हम ये भी जानते हैं कि भारत में राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन हो जाता है, राज्यों के नामों में परिवर्तन हो जाता है, राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन हो जाता है। तो इस आधार पर हम ये बोल सकते हैं। साथ ही साथ भारत में जो गवर्नर है, राज्यपाल जो हैं, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। तो वो भी आप देख रहे हैं एक प्रकार से सेंटर का बहुत ज्यादा क्या है, दखल है या रोल है। दखल बोलना सही शब्द नहीं होगा, रोल है, भूमिका है राज्यों के भी प्रशासन में। हालांकि राज्य सामान्य तौर पर अपने आप में स्वतंत्र है, अपने हिसाब से काम करते हैं, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाते हैं, सब कुछ उनके पास अधिकार है। फिर भी हम ये बोलेंगे ज्यादा शक्तिशाली कौन है, हमारे यहाँ केंद्र है। लेकिन जो ये मानचित्र हमें आज दिख रहा है भारत का, क्या भारत की ऐसी ही स्थिति प्रारंभ में थी? नहीं थी। भारत की स्थिति जो आज आपको दिख रही है, आज कितने राज्य हमारे पास? 28 राज्य हैं वर्तमान में। लेकिन शुरू में ऐसा नहीं था। अभी 5 साल पहले ही हमारे पास राज्यों की संख्या कितनी थी? 29 थी। 1956 में 14 राज्य थे। तो ये जो राज्य हमारे पास, ये आज की वर्तमान स्थिति में कैसे पहुंचे, इसी को हमें समझना है। और इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा अपने इतिहास में, उसे खंगालना पड़ेगा। तो एक दौर लगाते हैं हम, एक मतलब यात्रा करेंगे हम उस दौर की जब भारत का संविधान बन रहा था और क्या स्थिति थी। देखिए, भारत देश जो हमारा है ये विषम परिस्थितियों से आया है। यानी विषम परिस्थितियां, 200 वर्षों का ब्रिटिश शासन भारत में रहा है। और इस ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में जो राज व्यवस्था उभरी, उसमें हम भारत को इस प्रकार से बांट सकते हैं कि भारत में कुछ क्षेत्र जो कि सीधा सीधा किसके अधीन था? ब्रिटिश रूल के अंडर था, और बाकी देसी रियासतें थी। अब हम जानते हैं पहले भारत में बहुत सी रियासतें होती थी, लेकिन एक पीरियड हमें ध्यान रखना है, ये हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी आपने पढ़ रखा है। एक पीरियड था 1757, कोई बोलेगा नहीं इसका क्या महत्व है। एक पीरियड था 1764, कोई भी नहीं बोलेगा इसका क्या महत्व है। 1765 पढ़ा रखा है सब। और इसके बाद हम ये देखते हैं 1773, क्या इसका महत्व है। फिर हमने ये देखा कि यहां पर 1857, 1858 और 1947, 1948, 1950 एडी। एडी लिख रहा हूं मैं, एडी का मतलब क्या है? एनो डोमिनी। ठीक है, इसको सीई भी लिख सकते हैं, क्राइस्ट एरा, ईस्वी लिखते हैं हिंदी में। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1857 क्रांति, 1858 कहां से आवाज आ रही? ताज का वो सर आया। किसी का माइक ऑन है। अच्छा, ये प्रियंका जी बोल रही हैं शायद, कोई बात नहीं। वो समझने लग गए कि अब हमें जवाब देना सॉरी पड़ेगा। सर, वो माइक ऑन रह गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो आप कौन सा कुछ गाने गुने गा रही हैं? आप तो रिवाइज ही कर रही हैं। ठीक है, 1757 सबको पता है, नहीं पता तो ध्यान रखिए। प्लासी का युद्ध हुआ, ये एक निर्णायक युद्ध था जो भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखता है। 1764 क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ, सबको याद होना चाहिए। पी से प्लासी, पी से पहले, बी से बक्सर, बी से बाद में, बा बाद में, पा ब, पा ब, प्लासी बक्सर, प्लासी बक्सर। 1765 इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि बहुत इंपॉर्टेंट थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी राइट्स किसके पास आ गए हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। 1773 क्या आया था? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में आपने पढ़ा था। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और नियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद से कानून आया था, पहला कानून ब्रिटिश कंपनी को नियंत्रित करने के लिए। तो इसके बाद भी इंपॉर्टेंट है 1784 पिट्स इंडिया अधिनियम। अब तो बहुत सारे अधिनियम है, चार्टर अधिनियम, उनमें नहीं जाएंगे। 1857 भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही म्यूटिनी। अभी तक ये जो पीरियड रहा ना, इस दौरान आपने बहुत सी चीजें देखी कि अंग्रेजों का सीधा सीधा भारत में दखल था। भारत के राज परिवार थे, राज शासन था, उसमें भी सीधा सीधा दखल था। बहुत से नीतियां इनकी आई, जैसे रिंग फेंसिंग की पॉलिसी, घेरे की नीति,
साथ ही साथ सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि का सिद्धांत वेलेस्ली का पढ़ा होगा आपने, और आपने पढ़ा होगा क्या, व्यवगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। किसने दिया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? राज्य झड़प नीति किसकी थी? क्लाइव की थी। डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, याद रखना है। इस दौरान तक ये सब चीजें हुई। इसके परिणाम में क्या हुआ? भारत में विद्रोह हुआ। विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार थम गई और उसने 1858 में जो गुड गवर्नेंस एक्ट आया था, सुशासन अधिनियम, इसके बाद ब्रिटिश राजघरानों के मामलों में दखल करना रोक दिया। तो इस वक्त तक भारत का नक्शा कैसा बन चुका था? कुछ क्षेत्र जहां पर सीधा सीधा ब्रिटेन ने कंट्रोल कर ही लिया था, बाकी कुछ राजघराने थे वहां पर उसने अपना नियंत्रण उस तरह से स्थापित नहीं किया था, और अब उसने सीधा सीधा राजघरानों में दखल देना रोक दिया, क्योंकि उसे पता है दखल देंगे तो ऐसी क्रांति हो जाएगी। सोवर्जिनिटी उनकी थी, संप्रभुता किसकी थी? ब्रिटिश ताज की थी। इसके बाद तो आपको पता है भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ही समाप्त हो गया, ब्रिटिश राज शुरू हुआ यहां से डायरेक्ट। अब 1858 के बाद लगातार आप देख रहे हो किस प्रकार से कार्य हुए, और 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। भारत की स्वतंत्रता भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि न केवल भारत स्वतंत्र हुआ बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन हुआ। भारत दो भागों में टूट गया, उसके ऊपर अभी आता हूं मैं। 1948 क्या हुआ इस साल? 98 में क्या हुआ? बोलो। संविधान सभा तो अपना रह रही है। फिर आया 1950 का दौर। 1950 के कितने संघ शासित प्रदेश थे, या थे भी या नहीं थे, ये भी हमें समझना है। और फिर आया 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो आपका आया। उसके बाद करते करते एक बड़ा साल है सन 2000, 25 राज्य थे, इसी साल 3 राज्य बढ़े। कितने राज्य हुए? 28। फिर आया 2014 राज्य 29। फिर आया 2019 राज्य फिर कितने हो गए? 28। अब अगर सरकार फिर से आती है वाली बहुमत से, जैसा कि आसार लग रहे हैं, तो फिर कुछ बड़ा परिवर्तन हो सकता है। अभी तो यह स्थिति है। ये सारे साल आपको कंठस्थ होने चाहिए। कोई ऐसा बच्चा ना हो मेरी क्लास में जिसको मैं इसमें से कोई साल पूछ लूं वो ना बता पाए, ये आप तैयार रखिए। मैं दोबारा बोल दे रहा हूं जिसका नोट नहीं हो पाया, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि 1765, इलाहाबाद की संधि 1773, रेगुलेटिंग अधिनियम। रेगुलेटिंग अधिनियम को इंग्लिश में और हिंदी में रेगुलेटिंग ही बोलना है। वैसे रेगुलेटिंग का मतलब होता है नियमित करना, लेकिन नाम उसका रेगुलेटिंग है। 1857 सबको पता है, क्रांति। 1858 सुशासन अधिनियम, ताज का शासन शुरू और कंपनी का शासन खत्म, क्रांति के अगले साल। 1947 भारत की स्वतंत्रता। 1948 हैदराबाद जूनागढ़ जैसी रियासतों का भारत में विलय या भारत में शामिल होना। 1950 भारत का गणतंत्र घोषित होना। और फिर तो आगे हम देखेंगे 56 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद 2000, वो भी हमें पता है, 25 से राज्य हो गए कितने? 28। 2014 में तेलंगाना बना, 2019 में जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा हट गया और वो यूटी बना, और लद्दाख भी एक यूटी बना। इतना क्लियर हो गया सबको? चलिए अब आइए जरा आप एक साल में, और जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं, जैसे ये वाले नोट्स जो है ना आपके, ये अलग पेज में जो आप नोट्स लिख रहे हैं उसमें तो लिखा, उसके आगे अलग पेज में ऐसा कॉलम बना के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस तरह से नोट करते रहा कीजिए, विशेष विशेष जानकारी, ये एक्स्ट्रा जानकारी है। अब क्या है देखो, एक साल है 1946। 1946 तारीख है 20 फरवरी। 1946 नहीं, 1946 में रुकिए, 1946 में पहले हमें कुछ और लिखना है। 1946 क्या हुआ? 1946 में एक प्लान आ रहा है। कौन सा प्लान है? 1946 कौन सा प्लान आ रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट प्लान कौन सा है? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन योजना। याद रखिए इस वक्त तक
दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका है। इस वक्त ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार है, क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री हैं, 3 सदस्य एक दल भारत आएगा कैबिनेट मिशन। इस मिशन के तीनों लोगों के नाम आपको याद होंगे, ऐसा मुझे अपेक्षा है। कौन कौन है? आपको याद नहीं है क्या? आप हंसी। अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफेड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस। इन्हें भेज कौन रहे हैं? ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली। साथ ही साथ हम यह भी जानते हैं कि भारत में वाइसरॉय कौन है? वेवेल। अभी भारत में कौन है? वेवेल। वेवेल अभी हैं। इसके बाद इसी साल संविधान सभा का भी गठन हो गया। संविधान सभा के चुनाव हुए, संविधान सभा का गठन होना है, अंतरिम सरकार बननी है। यह सब कब हो गया? 1946 में। तारीख भी पता है हमें। अंतरिम सरकार बन गई 2 सितंबर 1946 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें उपाध्यक्ष की भूमिका में है, यानी हेड है वेवेल, उनके नीचे एकदम। और संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को अपनी पहली बैठक पुरानी संसद भवन केंद्र कक्ष में कर रही है, सुबह के 11 बजे। नेक्स्ट 1947 20 फरवरी प्रधानमंत्री एटली ब्रिटेन की संसद में है, हाउस ऑफ कॉमन्स में। प्रधानमंत्री एटली क्या है? ब्रिटेन की संसद में है, हाउस ऑफ कॉमन्स में। और वो कर रहे हैं घोषणा। क्या घोषणा है? कि हम, इसे बोलते हैं एटली की घोषणा, एटलीज डिक्लेरेशन, कि हम 30 जून 1948 तक भारत को आजाद कर देंगे। यह घोषणा कौन कर रहे हैं? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। नाम क्या उनका? क्लेमेंट एटली। इसी को बोलते हैं एटलीज डिक्लेरेशन। यहां पे लिख देता हूं मैं इंग्लिश में, एटलीज डिक्लेरेशन। यह बात सबको समझ में आ गई? इसके बाद मार्च का महीना है, साल यही चल रहा है 1947। मार्च, ये कब हो रहा है? फरवरी में। मार्च 1947। मार्च 1947 में क्या हो रहा है बच्चों? मार्च 1947 में लॉर्ड क्लेमेंट एटली भारत में भेजेंगे एक नए व्यक्ति को एज अ वॉइसरॉय। उनका नाम क्या है? माउंट बेटन। यानी मार्च 1947 में आ रहे हैं लॉर्ड माउंट बेटन। 23 मार्च 1947 को माउंट बेटन भारत। वापस कौन चले जाएंगे? वेवेल। वेवेल सर्विस में थे, वेवेल चले जाएंगे। माउंट बेटन तमाम लोगों से चर्चा करेंगे। अभी माउंट बेटन प्लान नहीं आया है, अभी माउंट बेटन आया केवल। तमाम लोगों से चर्चा करते हैं, बहुत सी बात होती है। इसके बाद इसी साल जून 1947, मार्च में माउंट बेटन आए, लेकिन जून में उन्होंने प्लान दिया। 3 जून 1947, 3 जून 1947 को क्या हो रहा है? माउंट बेटन योजना आ रही है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है, माउंट बेटन योजना। इसी योजना में यह बोल दिया, इसी योजना में बोल दिया कि भारत का विभाजन होगा, इंडिया विल बी डिवाइडेड। अब जैसे ये बोल दिया तो इसके प्रावधान याद है आपको? ब्रिटिश भारत का विभाजन होगा। देसी रियासतों के पास ये छूट है, देसी रियासतों के पास ये छूट है, या तो वो डोमिनियन ऑफ इंडिया को ज्वाइन करे, या तो वो डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान को ज्वाइन करे, या वो फिर इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो ये चीज से गड़बड़ होगा। 3 जून 1947 याद रखना है, ये तारीख याद रखनी है। इसे 3 जून प्लान भी बोलते हैं, माउंट बेटन प्लान। माउंट बेटन मार्च में आए, लेकिन माउंट बेटन प्लान जून में आया। इंसान आया मार्च में, प्लान दिया जून में, चर्चा की सबसे, कुछ नहीं निकल पाया, विभाजन जरूरी हो गया। 3 जून को बोल दिया इंडिया, ब्रिटिश इंडिया would be divided into the Dominion of India, Dominion of Pakistan, and the princely states have to decide their fortune on its own. Yani they have choice whether to join the Dominion of India or to join Dominion of Pakistan, or they remain independent.
अब गेंद किसके पाले में आ गई? प्रिंसली स्टेट्स के पाले में, उनके पास अपना इंडिपेंडेंस है, वो किसी को ज्वाइन करे ना करे। और साथ ही साथ भारत का डोमिनेंस चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा भारत के हिस्से को अपने में लाए, और उधर कौन चाहेगा? पाकिस्तान चाहेगा। ये क्लियर कर दिया आपने? यहां तक सबने नोट कर लिया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये सारे घटनाक्रम आपने नोट करे? यस सर। ठीक है। सर ये वाला बता दीजिए, मार्च 1947 वाला, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो मार्च गया। 1947 लॉर्ड माउंटबेटन, आगे लिख दीजिए, भारत के अंतिम वाइसरॉय के तौर पर भारत आए, केम एज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। भारत के अंतिम वाइसरॉय के तौर अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। इनको भेज रहे हैं कौन? प्रधानमंत्री एटली। उन्हें लग रहा था कि वेवेल इतने सक्षम नहीं है कि ये पूरा पार्टीशन होगा और बाकी अगर जो भी चीजें होगी, इंडिया पावर का ट्रांसफर होना था, तो इसके लिए एक योग्य व्यक्ति चाहिए था। और वो किसको भेजा उन्होंने? माउंटबेटन को। 1947 तक वेवेल है, मार्च तक। मार्च में वो जा रहे हैं और कौन आ रहे हैं? यानी माउंटबेटन आया ये काम करने के लिए था, भारत को आजाद करना और भारत का विभाजन करना। इतनी बात क्लियर हो गई? अब इसके बाद जैसे मैं लिखूंगा वैसे लिखना है आपको, क्योंकि नोट्स तो शॉर्ट होने चाहिए, पूरी कहानी तो उसमें हमें लिखनी नहीं है। हम लिखेंगे माउंट, आप पूरा लिख लेना, माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान क्या बोल रहा है? भारत का विभाजन होगा, डोमिनियन ऑफ इंडिया, हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो जैसा भी लिखना है आपको, भारत अधिराज्य और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। माउंटबेटन प्लान बोल रहा है डिवीजन ऑफ इंडिया, पर इंडिया लिखने के बजाय हम प्रॉपर लिखेंगे ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश इंडिया है। भारत का विभाजन होगा, डोमिनियन ऑफ इंडिया बनेगा, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। बस एक पॉइंट ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट हमें ध्यान रखना है, दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है? देसी रियासतें, प्रिंसली देसी रियासतें। अब देसी रियासतों के पास क्या है? या तो वो इसे ज्वाइन कर ले, देसी रियासतों के पास क्या है? ये निर्णायक शक्ति है कि वो भारत को ज्वाइन कर ले, वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले, या वो स्वतंत्र रहे। तो देसी रियासतों पे तीन ऑप्शन है, 1 2 3। इंडिया को ज्वाइन करो, पाकिस्तान को ज्वाइन करो, या इंडिपेंडेंट। ठीक, ये भी आपको नोट कर लेना है, खुद ही लिख देना है। देसी रियासतों के पास ये अधिकार है, स्वतंत्रता है इसी अधिनियम के तहत। क्या है? भारत को, उसको, पाकिस्तान को और वो। अब इस चीज को लागू कब कर दिया? माउंटबेटन ने तो जो योजना दी वो ऑफिशियली लागू कब हुई? लागू कब हुई? भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम जुलाई में पास हुआ ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से, और 1947 15 अगस्त को ये लागू हो गया। तारीख तो थी 30 जून तक, पर इसे पहले ही आजाद कर दिया भारत को। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम लागू हो गया। उसकी वही बातें थी जो किसमें थी? माउंटबेटन प्लान में थी। जैसे ये लागू हुआ तो अब आप समझ गए, भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन गए। हमने क्या लिखा है? डिवीजन किसका होगा? ब्रिटिश इंडिया का। तो अब हमें समझना है ब्रिटिश इंडिया में कौन कौन से क्षेत्र आते थे, बताओ मुझे। ये नोट कर लिया सबने यहां तक? हाँ, ये नोट कर लिया यहां तक? ब्रिटिश इंडिया में क्या आता था? अब बताओ जरा, मैंने कैबिनेट मिशन प्लान पढ़ा था और मैंने कहा था 389 बनी थी सीट्स, उनमें से 296 आ रही थी ब्रिटिश इंडिया से, 93 आ रही थी प्रिंसली स्टेट से, 296 में से 292 11 राज्यों से आ रही थी, और 4 चीफ कमिश्नरी से। तो वो 11 राज्य और 4 चीफ कमिश्नरी के नाम बता दो मुझे। वही तो ब्रिटिश इंडिया है। 11 राज्य कौन से हैं वो, और 4 चीफ कमिश्नरी? कौन बताएगा 11 राज्यों के नाम? भाई जैसे आज भारत में 28 राज्य है, उस वक्त 11 राज्य और 4 चीफ कमिश्नरी थी। पहले तो 4 चीफ कमिश्नरी बता दो मुझे, कोई बताए तो। दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। इनमें से आज दिल्ली भी हमारे पास है, अजमेर भी हमारे पास है, कुर्ग भी हमारे पास है, बलूचिस्तान पाकिस्तान के पास है। ये 4 चीफ कमिश्नरी थी। 11 प्रांत कौन कौन से थे? असम, बंगाल, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, फिर बॉम्बे, मध्य प्रांत,
संयुक्त प्रांत, सुने ये, सिंध, सिंध, पंजाब, आ रहा है याद कुछ, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और असम, हो गए 11 प्रांत। कितने प्रांत हैं? 11। नाम याद होने चाहिए, मैं लिख देता हूं। अब हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं इनको, तब भी तो याद नहीं हो रहा आप लोगों को। असम, बंगाल, अभी पूर्व पश्चिम कुछ बंगाल नहीं करना, अभी विभाजन कहां हुआ, अभी बंगाल है, ब्रिटिश बंगाल। असम, बंगाल, फिर बिहार, फिर ओडिशा और मद्रास। असम इधर के कर लेते हैं पहले, असम, बंगाल, इधर बिहार, नीचे आ गए उड़ीसा, नीचे आ गए मद्रास, अब इधर आए बॉम्बे, मध्य प्रांत, एमपी वाला मतलब मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, और इधर आ गए तो आपका हो गया मध्य प्रदेश, पंजाब, सिंध, और उत्तर पश्चिमी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिंध। और कौन सा छूट रहा है अभी? उत्तर, सर गुजरात। गुजरात नहीं था, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। कोई छूट गया? 11 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है, ये सब तो हमारे क्या थे, क्या थे ये, ब्रिटिश राज्य, और 4 कमिश्नरी थी। कौन सी थी? दिल्ली, कुर्ग, अजमेर मारवाड़, और बलूचिस्तान, प्लस ये ब्रिटिश इंडिया है, प्लस 565 रियासतें। ये हमारा नक्शा पूरा नोट करो, 565 रियासतें। सबको क्लियर हो रहा है यहां तक? कितनी रियासतें हैं? 565। अब बताओ भारत का नक्शा कैसे बनेगा? पूरा भारत आ गया, ब्रिटिश इंडिया डिवाइड होगा। अब ब्रिटिश इंडिया में डिवाइड सर ये होगा, अजमेर के बाद क्या लिखा हुआ ब्लैक बोर्ड पे? अजमेर मारवाड़, मारवाड़ और मेवाड़ के क्षेत्र है ना राजस्थान में, अजमेर मारवाड़ लिखा है। अब देखो ब्रिटिश इंडिया डिवाइड होगा, तो ब्रिटिश इंडिया डिवाइड होगा तो कौन सी 2 स्टेट्स सबसे पीछे लास्ट में? ब्रिटिश भारत तो ये है, ये भी ब्रिटिश भारत है, इनमें से कौन सी 2 स्टेट्स डिवाइड होंगी मेनली? हाँ, बंटवारा होगा भारत पाकिस्तान के बीच में, हिंदू मुस्लिम। पंजाब, सब है आपके सामने लिखा। सिंध तो हम पे है ही नहीं ना, फिर बंटवारा होता तो आधा सिंध इधर होता। ना ना ना, वो तो पूरा उधर ही है, खैबर पख्तूनवा। बंगाल, वेरी गुड, ये पढ़ाया तो था एक दिन। पंजाब टूटेगा 2 भागों में, क्योंकि पंजाब में मुसलमान बहुत थे, और बंगाल भी टूटेगा 2 भागों में, बंगाल में भी मुसलमान बहुत थे। पंजाब टूटेगा तो कैसे टूटेगा? जैसे मान लो मैंने ये पंजाब है पूरा, एक लाइन खींच दी, तो इधर वाला पंजाब हमें मिल जाएगा, और उधर वाला पंजाब, ये वाला पाकिस्तान को मिल जाएगा। तो बताया तो आपको, ये आपको पता होना चाहिए, कितनी बार बता दिया, आज दूसरी बार बता रहा हूं मैं। पंजाब 2 भागों में टूटा, ये पश्चिमी हिस्सा, यानी पश्चिमी पंजाब कहां गया? पाकिस्तान के पास। और पूर्वी पंजाब किसके पास आया? हमारे पास। आगे चल के बाद में हम उसी पंजाब को तोड़ के हरियाणा भी बनाएंगे, और कुछ हिस्सा हिमाचल में भी डालेंगे, वो आगे का काम है, वो तो आगे देखेंगे हम। पहले ब्रिटेन के उनके टाइम पे देखो, जब आजाद हो रहा है भारत, पंजाब एक पूरा सूबा था, हमारा राज्य था, ब्रिटिश राज्य था वो,
उस पंजाब को हमने ऐसे तोड़ा कि 54% हिस्सा, 54% हिस्सा इसका कहां चला गया? पाकिस्तान में। और बाकी हिस्सा कहां रह गया? हमारे पास रह गया। अब पाकिस्तान में इसकी राजधानी भी चलेगी। ये अमृतसर है और ये लाहौर है। अमृतसर हमारे पास रहा और लाहौर कहां चला गया? पाकिस्तान। पहले लाहौर में मिल रहा था, रेड क्लिफ हमारी तरफ डालने वाला था उसको, फिर उसको लगा कि अरे भाई इनके पास तो दिल्ली भी है, मुंबई भी है, कलकत्ता भी है, बॉम्बे, महानगर तो सारे इन पे है, तो एक बड़ा शहर तो दे उसको। कराची एक था उसके पास और एक दूसरा शहर क्या दिया उसको? लाहौर। लाहौर ऐतिहासिक राजधानी थी। लाहौर का स्टेटस तो दिल्ली के बराबर था। जैसे दिल्ली देखते ना, पुरानी दिल्ली जाइए कभी, चांदनी चौक, खड़ी बावली, ऐसा ही लाहौर का बाजार होता था। तो लाहौर बहुत तगड़ी चीज, पर लाहौर कहां चली गई? पाकिस्तान के हिस्से में। अब लाइन इतनी ऐसे तो घुमानी थी, लाइन ऐसे, तो वो लाहौर हमारे पास आ जाता, पर लाहौर लाइन ऐसे घूम गई सीधी। तो अमृतसर से लाहौर ज्यादा दूर भी नहीं है, बल्कि वाघा टारी बॉर्डर में गया था तो वहां से अमृतसर पहुंचने में ज्यादा टाइम लगता है, बल्कि वहां से लाहौर पहुंचने में कम टाइम लगता है। लाहौर, वहां से लाहौर मेरे ख्याल बहुत कम किलोमीटर है, 10-12 किलोमीटर। और जो अमृतसर शहर है वो जो है 18 किलोमीटर के करीब है। तो सोचिए आप, बॉर्डर बनाओ। फिलहाल वो तो अंग्रेजों ने कर दिया, एक तो ये टूटना था, तो ये बना देना है नक्शा, ऐसा एक गोल बनाना है, उसके 2 भाग कर देने हैं। पंजाब का कौन सा हिस्सा हमारे पास है याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। पंजाब का हमारे पास कौन सा हिस्सा है? पूर्वी, पूर्वी पंजाब। और पश्चिमी पंजाब कहां चला गया? पाकिस्तान में। यही चीज बंगाल के लिए होगी। बंगाल का उल्टा है, बंगाल का पश्चिमी हिस्सा हमारे पास है, जो आज भी हमारा पश्चिम बंगाल है। तभी तो उसे पश्चिम, भले ही भारत के पूरब में है वो, बंगाल भारत के पूरब में है, लेकिन नाम उसका पश्चिम बंगाल क्यों है? क्योंकि उसका पश्चिमी हिस्सा हमें मिला, हिंदू बहुल था। और पूर्वी हिस्सा कहां चला गया? पाकिस्तान के पास, जो आज किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश पहले पाकिस्तान ही था, तो यह हिस्सा चला गया उसका कहां? पाकिस्तान के पास। तो यह बात ध्यान रहेगी आपको, यानी 2 प्रांत टूटे, बंगाल टूटा और पंजाब। बाकी असम हमारे पास ही है पूरा। असम का एक हिस्सा था सिलहट, सिलहट वो पूर्वी पाकिस्तान में, यानी ये बंगाल वाला हिस्सा जो पाकिस्तान उसमें चला गया। बाकी बिहार पूरा हम पे है, उड़ीसा पूरा हम पे है, मद्रास पूरा हम पे है, बॉम्बे पूरा हम पे है, मध्य प्रांत हम पे है पूरा, उत्तर प्रांत हम पे है, संयुक्त प्रांत। सिंध पूरा का पूरा कहां गया? पाकिस्तान। ये भी पूरा का पूरा कहां गया? पाकिस्तान। तो ये और ये तो पूरा पूरा गया, इनका कोई बंटवारा नहीं हुआ। सिंध तो पूरा, अगर सिंध का बंटवारा होता तो सिंध का कुछ हिस्सा में मिलता, बंटवारा हुआ मतलब भारत तो टूटा, पर भारत को पूरा ही प्रांत। सिंध के लोग आज भी गुजरात में, दिल्ली में आपको मिल जाएंगे सिंधी। लाल कृष्ण अडवाणी सिंधी हैं, लाल कृष्ण अडवाणी जो है वो सिंधी हैं, उनका प्रांत था ये, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। ये सब लोग इधर आ गए। मनमोहन सिंह भी उसी पंजाब के पार्ट थे, उधर से मिल्खा सिंह भी इधर आ गए। मिल्खा सिंह, ये कपूर फैमिली, राज कपूर, ये जिनके खानदान के, करीना कपूर, रणबीर कपूर, ये सब उस वाले पंजाब के हिस्से थे, पंजाबी लोग हैं, इधर आ गए। सिंध, सिंध कहां है? उधर चला गया। सिंध की राजधानी कराची, जो पाकिस्तान की राजधानी रही है, अभी इस्लामाबाद है, पहले कराची राजधानी थी। और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, वही वाला अफगानिस्तान बॉर्डर वाला हिस्सा, वो उधर चला। आ गई बात समझ में? तो बाकी सब हमारे पास है। तो देखो हमारे पास कौन कौन से प्रांत है, 1 2, ये भी हम पे, पश्चिम बंगाल नाम से जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9, यही हमारे ग्रुप ए स्टेट बनेंगे। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। उस ग्रुप ए में ये 9 आएंगे, यहीं से आपको याद हो जाएगा। वैसे पढ़ते तो आपको याद रटना पड़ता, यहां आपके सामने पूरा लिख दिया। तो अभी ग्रुपिंग होगी। 1950 में हमारे यहाँ 4 ग्रुप होते थे, समूह ए, समूह ब, क ख ग घ, तो उसमें क में आते हैं ये 9, कौन से? जो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट। इतनी बात समझ में आ गई सबको? तो अपनी बुद्धि खुद चलेगी। सिंध पूरा का पूरा पाकिस्तान के पास है, ये नॉर्थ वेस्ट वाला पाकिस्तान के पास है, बंगाल का आधा हिस्सा पाकिस्तान के पास है, और पंजाब का भी आधा हिस्सा पाकिस्तान के पास। अब लड़ाई किसके लिए है? रियासतों के लिए। रियासतें कितनी है? 565। इतना नोट कर लिया, ये मिटा दो ऑनलाइन, यस सर, हो गया। सबने कर लिया ना नोट ये? अब देखो रियासतें कितनी है हमारे पास? 565। हम कई किताबों में देखते हैं 552, देखते हैं, हम सोचते हैं 552, अरे भाई 565 है,
उस 565 में से 552 भारत वाले हिस्से में आ रही थी और 13 पाकिस्तान गई, जिसमें से अमरकोट भी है। अमरकोट अकबर का जन्म हुआ था, वो वाला हिस्सा, वो रियासतें थी, 13 रियासतें। 13 कुछ पाकिस्तान हिस्से में भी तो जाएंगी, जो पंजाब की कुछ रियासतें उधर की, वो रियासतें तो चली गई पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को वो मिला और ये रियासतें भी मिली, क्योंकि इन रियासतों के शासकों ने बोल दिया हमें पाकिस्तान में शामिल होना है। बाकी 552 रियासतें भारत में शामिल हो रही थी, लेकिन इन 552 में से 3 नाटक कर रही थी, 3 नाटक कर रही। अब उन 3 का ही सारा पंगा हमें पढ़ना है। वो 3 रियासतें हैं जम्मू कश्मीर, अब देखो वो अलग है, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। अब ये भी लिखो, कुल रियासतें 565, 13 पाकिस्तान, 552 भारत, लेकिन उनमें से 3 की स्थिति स्पष्ट नहीं है। 15 अगस्त 1947 को 3 प्रांतों, बाकी सब तो डिसाइड हो गया, 15 अगस्त आते आते ये 13 उधर चली गई, बाकी ये भारत वाले 3 कुछ डिसाइड नहीं कर रही है। ये 3 डिसाइड करें कि इन्हें जाना कहां है, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। तारीख डाल देना, 15 अगस्त 1947 को यह स्थिति है। यानी माउंटबेटन प्लान आने के बाद ही रियासतों के लेकर फैसला शुरू हो गया था। कुछ रियासतें बोल रही थी हम भारत में जाएंगे, कुछ पाकिस्तान चली गई, कुछ भारत में रही, आ गई आराम से छोटी छोटी रियासतें, लेकिन 3 रियासतें नाटक कर रही हैं। यानी 549 रियासतें तो आ गई, 3 नाटक कर रही हैं, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। अब इन जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ को हम ये देख रहे हैं, जिस दिन भारत आजाद हुआ ना तो जम्मू कश्मीर हमारे पास है उस वक्त, ना हैदराबाद हमारे पास है, ना जूनागढ़ हमारे पास। आ गई बात समझ में? इतनी बात सबको समझ में आ गई? ठीक। अब ये जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ ये कैसे भारत में आएंगी, तो तीनों के मामले में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले रियासत ए जम्मू कश्मीर, रियासत जम्मू कश्मीर, महाराजा कौन थे? हरि सिंह, डोगरा शासक। कौन से शासक? डोगरा। डोगरा ये लोग होते हैं, डोगरा कम्युनिटी है, हिमाचल में भी है ये और जम्मू कश्मीर में भी है, तो डोगरा शासक थे। अभी रियासत जम्मू कश्मीर में नाटक क्या हो रहा है बताओ जल्दी, सबको पता है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। कौन बताएगा? जम्मू कश्मीर की प्रजा, बहुसंख्यक प्रजा क्या थी भाई? जम्मू कश्मीर में राजा तो हिंदू है और प्रजा क्या थी? मुस्लिम थी सर। मुसलमान थी। भारत पाकिस्तान का विभाजन किस आधार पे हो रहा है? सर मजहब के आधार पर। धर्म के आधार पे हो रहा है। अब मुसलमान प्रजा है तो जिन्ना का मन क्या करेगा कि पाकिस्तान में शामिल हो जाए, क्योंकि मुसलमान मुसलमान वाली बात थी। लेकिन 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 अभी हमने पढ़ा माउंटबेटन प्लान और भारत स्वतंत्रता अधिनियम ने शक्ति किसको दे रखी है? उन देशी रियासतों के राजाओं को। अब राजा को डिसाइड करना है, प्रजा हिंदू हो मुसलमान हो, नो मैटर, डिसाइड किसे करना है? राजा को। अब लेकिन दिक्कत आनी शुरू होगी, अगर बहुसंख्यक प्रजा एक धर्म की है तो उसका झुकाव हो सकता है कि वो न्यूट्रल हो सकता है अगर मजहबी कट्टरता है उनमें, रिजिडिटी है, तो वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहे। लेकिन राजा के दिमाग में तो ये भी चल रहा है कि तुम चाहे इसमें शामिल हो, चाहे उसमें शामिल हो, चाहे मत ही हो, कोई फोर्स थोड़ा है, राजा शामिल नहीं होना चाहता। तो महाराजा हरि सिंह ये डिसाइड करते हैं
ना ही मैं भारत में शामिल होऊंगा, ना ही मैं पाकिस्तान। क्योंकि आपको एक बात बता दें, महाराजा हरि सिंह की नेहरू जी के साथ नहीं बनती थी, उनके व्यक्तिगत संबंध अच्छे नहीं थे नेहरू जी के साथ। नेहरू जी का जो पूर्वजी वो है, वो क्या है, वो भी कश्मीर से संबंध है। नेहरू का जो पूरा संबंध है वो कश्मीर से है। इनके पूर्वज क्रांति के दौरान 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली में आए, और तब इन्हें दिल्ली में नहर के, जो यमुना नदी है उसकी नहर के किनारे जगह मिली, तो इनका नाम पड़ गया नेहरू। इनकी कास्ट वैसे कुछ और है। अब ऐसा डॉक्यूमेंट्स में मिलता है हमें, नेहरू मतलब नहर के किनारे रहने वाले नेहरू। अब उनके पिता तो बहुत बड़े बैरिस्टर रहे, बहुत बड़े वकील थे, मोतीलाल नेहरू जी आप जानते हैं। कमला नेहरू का नाम आपने सुना है, ये सब आपने नाम सुने, उनकी फैमिली के बड़े लोग हैं। अब इलाहाबाद में इनका जन्म वगैरह सब माना जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, महाराजा ने कुछ डिसाइड नहीं किया। ये स्थिति ऐसी बन गई क्योंकि जम्मू कश्मीर ऐसा क्षेत्र हो गया जिसके एक तरफ उधर पाकिस्तान है, इस तरफ भारत है। ये तो सैंडविच स्टेट बन गया। इसे बोलते हैं सैंडविच। जैसे सैंडविच खाते हैं ना आप, उसके बीच में प्याज और टमाटर की जो हालत होती है, वही हालत थी जम्मू कश्मीर की, कि एक तरफ भारत और एक तरफ, ठीक है। अब ये क्या करें, ये भारत में शामिल शुरू में नहीं हो रहे थे, क्योंकि मैंने आपको बताया व्यक्तिगत कारण भी थे, और वहां के एक पॉपुलर लीडर होते थे उस वक्त शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला, उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला ये मुसलमान थे, और इनकी ये वैसे ये भी पहले कश्मीरी पंडित थे, कन्वर्टेड है ये लोग। ये तो खुद अभी फारूक साहब भी बोलते हैं कि हम कश्मीरी पंडित हुआ करते थे एक जमाने में, पर बदल गए थे बाद में। शेख अब्दुल्ला साहब आज भी बहुत बड़े लीडर हैं, देखे होंगे आपने शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला ये इनके पिता, इनका ये शेख अब्दुल्ला तो उस टाइम लीडर थे, इनके बेटे हैं कौन, फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला। तो अभी ये शेख अब्दुल्ला तो जीवित नहीं है, फारूक अब्दुल्ला बूढ़े हैं काफी, देखे होंगे आपने। और एक आपको वो भी देखे होंगे आपने, महाराज कर्ण सिंह, ये भी जीवित है, कभी नेट पे ढूंढना। कर्ण सिंह अभी भी जीवित है, कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता रहे हैं और अभी जिंदा हैं, और महाराजा हरि सिंह के बेटे हैं। और शेख अब्दुल्ला के बेटे अभी भी जिंदा हैं, फारूक अब्दुल्ला। उन्हीं का पोता है उमर अब्दुल्ला, जो जम्मू कश्मीर के सीएम रह चुके हैं, तीनों सीएम रह चुके। अब ये शेख अब्दुल्ला जो थे, इनसे नेहरू जी की बनती थी, नेहरू जी की इनसे। लेकिन इन महाराजा ने, महाराजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को जला डाल रखा था जेल में, क्योंकि राजा तो कौन थे, हरि सिंह। हरि सिंह थोड़ा इनसे, शेख अब्दुल्ला से उनको ऐसा लगता था ये प्रजा को वो ना कर दे, प्रजा वैसे मुस्लिम धर्म वाली प्रजा थी, तो थोड़ा सा ऐसा कर राजा था हिंदू, उनकी भी नहीं बनती थी आपस में। और नेहरू जी की किससे बनती थी, शेख अब्दुल्ला से। तो बहुत से कारण बन रहे थे, और ऊपर से वो अंग्रेजों की चाल थी कि राजा चाहे तो किसी में जाए ना जाए। तो आप देखिए, यहां पर राजा ने कुछ डिसाइड नहीं किया, लेकिन राजा को डिसाइड करना पड़ा। क्यों, क्योंकि हम ये सभी जानते हैं कि पाकिस्तान से कबायली, और कबायलियों की भेषा में, भाषा उसमें वेशभूषा में वहां की आर्मी कहते हैं, वो पाकिस्तान में एंटर हो गई, और प्रिंसली स्टेट के राजा की सेना उसको रोक नहीं पाई। तब जब राजा को यह संकट हो गया और उन्हें समझ में आ गया कि मेरे बस का रियासत बचाना नहीं है, मुझे भारत से मदद लेनी पड़ेगी, तो उन्होंने भारत से क्या करी, मदद मांगी। लेकिन भारत जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से बचाने के लिए जम्मू कश्मीर को अगर अपने आप पहल करता, अपनी सेना भेजता, तो यह अंतरराष्ट्रीय ट्रीटी का उल्लंघन होता। जब तक कि वो ऑफिशियली हमसे मदद ना मांगे, और वो हमारी टेरिटरी तो है नहीं जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान घुस रहा तो घुसने दो भाई। उस वक्त की स्थिति तो यह है, जम्मू कश्मीर हमारा नहीं है, क्योंकि राजा ने तो हमारे को दिया नहीं है, वो राजा साइन करे या तो पाकिस्तान घुस रहा है, तो ये तो राजा की प्रॉब्लम है ना, राजा लड़े। अब राजा लड़ नहीं पा रहे हैं उनकी सेना, तो क्या करे राजा, राजा मदद मांग रहा है भारत से, भारत मदद नहीं कर सकता, हम बेवजह किसी की टेरिटरी में क्यों घुस जाए। तो फिर भारत सरकार और महाराजा हरि सिंह के जितने भी ऑफिशियल्स हैं, उनके बीच एक लंबी दौर की वार्ता हुई, और फाइनली तारीख आई 26 अक्टूबर 1947 की। तारीख नोट करनी है, 26 अक्टूबर 1947, महाराजा जम्मू कश्मीर हरि सिंह ने भारत में जम्मू कश्मीर का विलय कर दिया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर साइन कर दिया।
इसी को क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। ये याद रखना, इसे बोलते हैं विलय पत्र। विलय पत्र पे हस्ताक्षर करना। जैसे ही महाराजा जम्मू कश्मीर ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया कि भाई जम्मू कश्मीर आज से भारत का, यह ऑफिशियल बात हो गई और कोई गैर कानूनी बात तो नहीं है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और माउंटबेटन प्लान क्या बोल रहे हैं? राजा की खुद की मर्जी है। अब राजा ने अपनी मर्जी से साइन कर दिया, उसी दिन जम्मू कश्मीर किसका हो गया? हमारा हो गया। और यही हमारा आज तक स्टैंड है, क्योंकि ऑफिशियली भाई ये तो राजा के ऊपर था ना, राजा ने डिसाइड कर रखा था वो जिसके साथ जाना चाहे। अब राजा हमारे साथ आ गया तो पाकिस्तान के पेट में दर्द क्यों है? ऑफिशियल स्टैंड तो हमारा हो गया, तो जम्मू कश्मीर किसका हो गया? हमारा। लेकिन हमारी ही सरकार का, और बाद में नेहरू जी पछताए भी, हमारी ही सरकार का इसको लेकर एक गड़बड़ हो गया काम। हमारी सरकार ये मामला यूएन में ले गई। आज ये मामला यूनाइटेड नेशन में है। इसका अंतरराष्ट्रीयकरण क्यों हुआ? क्योंकि प्रधानमंत्री नेहरू जी ही इस मामले को कहां ले गए? यूनाइटेड नेशन ले गए। ये तो दो पक्षों के बीच की बात थी, पाकिस्तान को बाहर निकलना था, और बाद पटेल साहब रोक भी रहे थे उनको, लेकिन माउंटबेटन ने पता नहीं क्या, माउंटबेटन ने उनको सिखाया पढ़ाया और वहां भेज दिया। कहां? और वो यूएन चले गए, और यूएन ने जैसी हमारी मदद करनी थी ऐसी करी नहीं। आज तक जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का, हम क्या बोलते हैं, इल्लीगल कब्जा है। और कल तो सऊदी अरब का बयान भी आ गया। कल सऊदी अरब का बयान आया। सऊदी अरब का बयान यह आया कि जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच में द्विपक्षीय मुद्दा है। अंतर क्या है? हम बोलते हैं दो के बीच का बात है, पाकिस्तान इसका अंतरराष्ट्रीयकरण करता है। वो बोलता है अमेरिका, चाइना, टर्की, मलेशिया, सऊदी अरेबिया ये सब दखल करे, भारत पे जोर डाले। हम बोलते हैं भाई तुम्हारे और हमारे बीच की बात है, कहां ये मलेशिया मलेशिया ये टर्की अमेरिका को बुला रहे? लेकिन हम ही इस मुद्दे को पहले कहां ले गए? यूनाइटेड नेशन। वो हमसे गलती हुई, वो हम मानते हैं, आज तक हम उसको देख रहे हैं और उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन उसकी जो शर्तें हैं यूएनओ की, वो तो पाकिस्तान मानेगा नहीं, क्योंकि उसमें सबसे पहले पाकिस्तान को वहां से बाहर निकालनी अपनी आर्मी। और ये मत समझिए, लड़ाई तो चल रही थी, इसी लड़ाई के बीच में पाकिस्तान काफी हद तक अंदर घुस चुका था। हमारी आर्मी तुरंत जैसे ये साइन हुआ, अगले ही दिन हमारी आर्मी एयरफोर्स श्रीनगर पहुंची, और श्रीनगर के बाद हमारी आर्मी आगे बढ़ी और हमने बचा लिया श्रीनगर को पाकिस्तान के हाथ में जाने से। वरना श्रीनगर कहां चला जाता? आज श्रीनगर कहां है? जाओगे ना आप लोग घूमने, डल झील जाओगे ना, शादी के बाद जाते हैं लोग, जाते हैं वहां श्रीनगर, हनीमून में जाते हैं, बहुत बढ़िया जगह है। कश्मीर को तो जन्नत बोलते हैं, बेटे जा नहीं पाते। वो तो आर्मी पहुंच गई हमारी वहां टाइम पे। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, डल झील हमें मिल गई, वुलर झील हमें मिल गई, वरना तो क्या होता हमारा। ये महाराजा ने थोड़ी सी देर कर दी, या महाराजा शुरू में ही जब साइन उसी टाइम 15 अगस्त से पहले पहले कर देते, उसी टाइम कर देते। और महाराजा ने भी उस टाइम सोचा मैं अकेला ही रहूंगा, अलग देश बना के रहूंगा, न भारत न पाकिस्तान। अब महाराजा को क्या पता था पाकिस्तान बड़ा शैतान है, वो वहां विभेषिये के रूप में घुस गया। ऐसी परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन आज भी मुद्दा विवादित है, आप जानते हैं। और जम्मू कश्मीर में अभी जो लड़ाई चल रही थी, उसके बाद यूएन का लड़ाई चली 1948 में भी, आगे 49 में सीज फायर हो गया। क्या हो गया? सीज फायर। यूएन के कहने पे सीज फायर मतलब दोनों सेनाएं अपने पोजीशन पे रुक जाए। तो आज भी जम्मू कश्मीर का बाउंड्री नहीं है प्रॉपर, सीज फायर है। यही सीज फायर आगे चल के 1972 में जब शिमला समझौता हुआ, एलओसी में बदला। पहले इसका नाम क्या था? सीज फायर लाइन। फिर ये एलओसी में बदला, एलओसी बाद में आया, 1972 की बात है। उस वक्त भारत पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि इस मामले को हम द्विपक्षीय, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान, और हमने उस वक्त भी एक चूक करी, हम उस वक्त पाकिस्तान को दबाव डाल के उसको ना, क्योंकि पाकिस्तान हार चुका था, याद कीजिए 1971 के युद्ध में। तब इंदिरा गांधी ने एक काम करवा दिया कि पाकिस्तान ज्यादा चीप ही नहीं करेगा, ये बोलेगा कि ये मुद्दा हम दोनों के बीच में है, हम दोनों सुलझाएंगे बायलैटरली। और लाइन का नाम क्या हो गया? एलओसी। सीज फायर लाइन बन गई एलओसी। फिर मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 2004 से 14 के बीच में मनमोहन सिंह साहब इस मुद्दे को सुलझाना वाले थे। बहुत हद तक हम इस जगह पे पहुंच गए थे कि जो
एलओसी है, इसी को इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया जाए, क्योंकि अब मुश्किल है कि हम उससे ले या वो हमसे ले, नहीं हो सकता ना ऐसा। वो भी परमाणु शक्ति संपन्न है, हम भी परमाणु शक्ति संपन्न है, तो क्यों ना जो एलओसी है इसी को इंटरनेशनल बॉर्डर बना दो। जहां पे तू है तू वहीं रहे जहां पे हम हैं, लेकिन तू हमारे में क्लेम नहीं करेगा, हम तेरे पे। लेकिन वो मामला भी सुलट नहीं पाया, और अब तो ये सरकार तो कतई नहीं इस सर मामले में मानेगी। और पूरा, सर और मानना भी नहीं चाहिए। अब एक सेकेंड, पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। उसको समय आने पर, अब मुझे लगता है तीसरा कार्यकाल में अगर ये सरकार आती है तो कुछ प्लानिंग तो चल रही होगी अंदर खाने, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब पाकिस्तान पूरी तरह कमजोर हो और वहां के लोगों की तरफ से ये आवाज उठे। जैसा भी आपको जूनागढ़ में दिखाऊंगा, लोग ही कह रहे हैं हमें भारत में आना है, वहां का महाराजा पाकिस्तान में जाना चाह रहा है, पर वहां अलग ही स्थिति होगी। तो वो हो सकता है, और वहां आवाज उठने लगी है, हमें आवाज उठ रही है पीओके में कि भारत के वहां तो सड़कें अच्छी बन रही हैं, वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है, और ये हमारे यहाँ लाइट भी नहीं आ रही है, तो हमारे उनको दिक्कत हो रही है। अब खुद ही लोग बोलने लगे हैं, और वहां के लोग खुद ही बोल रहे हैं पाकिस्तान तूने इलीगली कब्जा कर रखा है। होने तो थोड़ा, उन्हें विस्फोटक होंगे वो, तो खुद ही उनके लिए समस्याएं मार रही है आजकल। वहां पे सिंध विंध में भी आपने देखा चीन के लोगों को कितना मार दिया उन्होंने, चीन अपने आप वही नहीं भेज रहा। बलूचिस्तान में भी चीन, उनका जो प्रोजेक्ट है सारा अधर में लटक गया, नहीं लटक गया, वहां अंदर ही अंदर प्रोटेस्ट। जब महंगाई बढ़ेगी, समस्याएं बढ़ेंगी, तो जनता फिर सब भूल जाती है, तो फिर जनता सड़कों पे आती है, प्रदर्शन होगा, ऐसी स्थिति का शायद भारत आगे फायदा उठाएगा। अब रियलिस्टिक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप पढ़ते ही हैं, सब कुछ जायज है, कहते हैं ना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो यहाँ पर अब देखते हैं आगे। ठीक है, हाँ बोलो बेटा। सर अरे सर हम सीमा बोल रहे हैं। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ सर कल मेरा यहाँ नहीं हो पाया था तो मुझे क्लास छोड़नी पड़ रही है, तो प्लीज सर अगर आप कुछ लिखवाएं तो उसको डलवा दीजिएगा, बस इतनी मदद चाहिए आज। ठीक है, वो तो अगर कुछ लिखेंगे तो आप उसको, जी अभी जी तो केवल उसको इतना डाल दे। लिखना है कि जम्मू नहीं वो सब कर लिया कश्मीर। सर, अब क्लास छोड़नी पड़ रही, मेरी मजबूरी है सर प्लीज। ठीक, अब तो वैसे भी 15 मिनट रह गए, कोई बात नहीं, बस अभी ओके मैं सर ओके। ठीक है, कोई नहीं। तो आपको बस यही ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ, राजा कौन थे, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब दूसरी हेडिंग डालिए इसको लिखने के बाद, जूनागढ़। जूनागढ़, हैदराबाद बाद में बेटे, क्रम से लिखा रहे हैं। जूनागढ़, ये अब आज कहा, ये सौराष्ट्र वाला हिस्सा आप देखें, गुजरात, शासक मोहम्मद महाबत खान जी। मोहम्मद नहीं, मोहम्मद, मोहब्बत नहीं, मोहम्मद महाबत खान जी। अच्छा, जूनागढ़, आपने उनका नाम सुना है, सौराष्ट्र सोमनाथम च, सौराष्ट्र में सोमनाथ की वो है, ज्योतिर्लिंग है। अच्छा, ये जूनागढ़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एशियाटिक लॉयंस के लिए, जो एशियाई शेर होते हैं, है ना, गिर नेशनल पार्क, वो इसी में आता है। अब आप सोचिए, ये जूनागढ़ का क्या नाटक हो रहा है। अब जूनागढ़ का राजा है, वही वाली बात। अब जूनागढ़ में उल्टा है, जूनागढ़ में राजा है मुसलमान, मुस्लिम शासक है यहां, प्रजा है ज्यादातर हिंदू। जूनागढ़ ही कहता है हम पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ इसकी टेरिटरी टच नहीं हो रही है। गुजरात का वाला हिस्सा है ना, जो गुजरात का खंबात वाला, आपने देखा होगा, काठियावाड़ी पेनिनसुला में आता है ये पाकिस्तान के साथ कहीं फिजिकली टच नहीं हो रहा है। नीचे समुद्र का क्षेत्र है, वहां से समुद्री सीमा से आगे जा सकता है। तो ये वाला राजा, ये वाले शासक ये बोल रहे हैं हम पाकिस्तान, पहले तो भारत में शामिल होना चाह रहे थे, बहुत सारी बात हो चुकी थी, अंदर खाने से रिपोर्ट आ गई थी कि भारत में शामिल होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन कुछ दिनों पहले ही ये खबर आई, ये कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ जाने की, अंदर खाने बातचीत, जिन्ना विन्ना या कुछ अंदर खाने बातचीत हुई होगी, या जिन्ना साहब ने वो मुस्लिम कार्ड खेल दिया होगा। अब
ये खबर आई, पटेल साहब के कान में लगी, तो पटेल साहब को ये लगने लगा कि ये क्या बोल रहे हैं। पटेल साहब ने कहा, भाई जिन्ना, ये कैसे हो सकता है? तुम तो बोल रहे थे कि पाकिस्तान बनेगा किस हिसाब, टू नेशन थ्योरी, टू स्टेट थ्योरी थी ना, तुम ही तो कहते थे हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते। यहां तो 85% जनता हिंदू है, अब पाकिस्तान तो तुम मुस्लिम राष्ट्र बना रहे हो, अब कैसे रहेगी? भाई अब आप बोले कश्मीर वाले मामले में हमने तो नहीं बोला कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, हमारे यहाँ तो आज भी इतने मुसलमान हैं। ये तो पाकिस्तान वाला ही बोल रहा था कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते। अगर वो हमें यही बात जम्मू कश्मीर के लिए बोलता, तो हमने तो नहीं बोला, कांग्रेस में तो हिंदू भी है मुसलमान भी है। पाकिस्तान ने ही तो बोला, जिन्ना ने ही तो बोला कि भाई हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, हमें अलग देश चाहिए। अब इस राज्य में तो ज्यादा आबादी क्या है, हिंदू है। अब तुम इस राज्य को लोगे तो फिर तो वही वाली बात होगी, हिंदू इतने सारे और फिर मुसलमान तुम्हारा राज्य। अब समझ कुछ आ नहीं रहा है, क्या करे क्या ना करे। लंबे समय तक बातचीत चलती रही, स्टैंड स्टिल बना रहा। यहां पर कराया गया बच्चों प्लेबिसाइट, इसे बोलते हैं जनमत संग्रह। जनमत संग्रह, जनता से राय ली गई। अब राजा कुछ बोल रहा है क्योंकि राजा के पास अधिकार है, पर जिन्ना की टू नेशन थ्योरी के हिसाब से तो गलत है। अब राजा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरा तो जूनागढ़ भारत से घिरा हुआ है, सड़क बिजली पानी सब किस पे डिपेंडेंट था, भारत पे। अगर जाता पाकिस्तान में तो भी इसके लिए दिक्कतें होने वाली थी, क्योंकि पाकिस्तान भौगोलिक रूप से दूर है इससे। तो राजा को भी कुछ समझ में पहले तो भारत में ही आना चाह रहा था, फिर पता नहीं बीच में क्या हुआ उनको, सब कुछ गड़बड़। अब जनता पे छोड़ दिया कि जनता खुद अपने भविष्य का निश्चय करे। जैसे सिक्किम की जनता ने कहा था ना, मैं भारत के साथ जाना है, जनता खुद निश्चय करे कि उसको भारत में आना है कि। अब आप बताइए जनता क्या करेगी? जनता ने वोट किया भारत के पक्ष में। अब एक चीज मैं आपको यहां पे एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं। राजा तो ये थे ना, इनके एक दीवान थे, वो दीवान थे भुट्टो। दीवान परिवार कौन थे? भुट्टो। ये भुट्टो वही है जो पाकिस्तान में आज राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, उनके बेटे हैं बिलावल अली भुट्टो। और बिलावल भुट्टो की माता जी थी बेनजीर भुट्टो, और बेनजीर भुट्टो के पिताजी थे जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो वही है जो शिमला समझौते में आए थे इंदिरा गांधी के साथ, जो मैंने आपको बताया। बिलावल अली भुट्टो के पिता माताजी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, बहुत पहली मुसलमान जगत की पहली प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट मुस्लिम लेडी प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बेनजीर भुट्टो। उनके पिता कौन? जुल्फिकार अली भुट्टो। उनके पिता दीवान थे यहां। यानी भुट्टो फैमिली है तो कहां की? मूल रूप से सिंध की, और सिंध और गुजरात टच था, यहां वो दीवान के रूप में काम करते थे। बाद में ये लोग कहां चले गए? पाकिस्तान। और पाकिस्तान की राजनीति में कैसे चमकेगी? जैसे भारत में गांधी परिवार है, पाकिस्तान में भुट्टो परिवार। हमारे राहुल गांधी और उनके बिलावल भुट्टो, उनको कंपेयर किया जाता है। बिलावल भुट्टो उनके वही है, जैसे राहुल गांधी के पिताजी प्रधानमंत्री, तो बिलावल भुट्टो की माताजी प्रधानमंत्री। तो उस टाइम कंपेयर होता था बेनजीर और राजीव, उससे पहले इंदिरा और कौन? जुल्फिकार। तो इंदिरा जुल्फिकार एक टाइम की, फिर उनके बच्चे प्रधानमंत्री बने, उधर बेनजीर इधर राजीव। अब उनके बच्चे बिलावल भुट्टो, वो तो विदेश मंत्री बन गए, पर राहुल गांधी कुछ बने नहीं अभी इधर। तो वो बिलावल भुट्टो अभी विदेश मंत्री रहे उनके, आए थे, बहुत लंबे हैं वो, 6 फीट 6.5 फीट। बिलावल भुट्टो देखना कभी, वो भुट्टो परिवार वो यहाँ दीवान था, बाद में चले गए उधर, और वहां की राजनीति में इन्होंने नाम कमाया, याद रखना है। प्लेबिसाइट हुआ और फाइनली फरवरी 1947 को जूनागढ़ भारत में शामिल हो गया। 48 को, सॉरी 47 नहीं 48 को जूनागढ़ भारत में शामिल हो गया। ये आपको ध्यान रखना, हो जाएगी बात क्लियर? तो जूनागढ़ भी क्या हो गया? भारत में शामिल। तो कश्मीर कैसे हुआ? विलय पत्र में हस्ताक्षर से। जूनागढ़ कैसे हुआ? जनमत संग्रह, ज से जूनागढ़, ज से जनमत संग्रह। ये सौराष्ट्र जो हमारा काठियावाड़ का हिस्सा है, और आज ही गुजरात राज्य का भाग। तो ये भी हो गई बड़ी रियासत शामिल। फरवरी में आ गए हम 1948।
अभी भी एक रियासत दिक्कत दे रही है, बताओ कौन सी? वो रियासत है रियासत ए हैदराबाद। हेडिंग डालिए, रियासत ए हैदराबाद। रियासत ए हैदराबाद। नवाब थे ये असफ जा डायनेस्टी होती है, आप पढ़ेंगे उसमें हिस्ट्री में, असफ जा 7। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, असफ जा, मीर उस्मान अली, ये हैदराबाद की बात चल रही है। कहां की बात चल रही है? अब हैदराबाद का लगी नाटक। मद्रास तो हमारे पास है, पर हैदराबाद यानी आज का तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का हिस्सा, हैदराबाद में आपको एक बात बताता हूं, ये हैदराबाद जो था ना ऐसे में था, हर तरफ तो भारत से घिरा हुआ, यहां की जनता भी बहुसंख्यक क्या? हिंदू जनसंख्या, जनता यहां की हिंदू। ये हैदराबाद कह रहा मुझे पाकिस्तान में शामिल होना है। अरे हैदराबाद पहले तो देख तो ले, तू कहां पे है? तू यहां पे है, पाकिस्तान आधा इधर है आधा इधर है, तो कैसे शामिल होगा? तो उठ के थोड़ा चला जाएगा वहां या उधर, बीच में तो पूरा भारत ही है। अब हैदराबाद उस जमाने की सबसे अमीर और समृद्ध रियासत होती थी, बल्कि पाकिस्तान का दाना पानी भी ये चला रहे थे, खबरें तो ये आ रही थी वहां उनको पैसे वैसे देते हैं ये। हैदराबाद निजाम ने कहा पाकिस्तान मुस्लिम स्टेट हुआ, हम उधर जाएंगे। अब हैदराबाद अगर पाकिस्तान में शामिल होता तो हमारे लिए तो हमारा देश तो टूटता। चलो एक बारी के लिए अगर बन भी जाता तो ये बीचों बीच पाकिस्तान का हिस्सा होता, ये इधर 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 तीनों तरफ पाकिस्तान, तो फिर ये हिस्सा कभी भी वो तोड़ सकते थे। ये तो जैसे होता ना शरीर में कैंसर, कैंसर जैसी स्थिति हो जाती। अब कैंसर गैंग्रीन फैलने से पहले उस अंग को काट दो, वरना तो वो पूरे शरीर में रोक कर देगा। अब समझ नहीं आ रहा। अच्छा अब यहां पे तो कुछ जोर जबरदस्ती और इस तरह की चीज। अभी देखो निजाम क्या है, निजाम की इच्छा है कहां जाने की, और जिन्ना तो मनी मन खुश। ये तो क्या बात, बड़ी बात हो गई है ना। और यहां पर स्थिति ऐसी बनी, जनता सारी हिंदू जनता प्रोटेस्ट कर रही है। जनता किसमें आना चाहती है? भारत के साथ होना चाहती है। अब यहां पर लगातार कई दौर की वार्ता चली। अब वो अपने राजा थे, उनकी अपनी पुलिस भी थी। भारत सरकार ने कई दौर की वार्ता, दिल्ली से हैदराबाद, हैदराबाद से दिल्ली, दिल्ली से हैदराबाद, हैदराबाद से दिल्ली, इतने मीटिंग हो रही है, इतनी मीटिंग हो रही है, पटेल साहब आ रहे, कॉल कर रहे, कभी कुछ कर रहे, कभी मैनन को भेज रहे, कभी कुछ हो रहा, कभी कुछ हो रहा। निष्कर्ष कुछ निकला नहीं। जनता का मूड है भारत के साथ आने का। जब कुछ समझ में नहीं आया तो अब लगा सैन्य कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, कोई और ऑप्शन ही नहीं बच रहा है। आदेश आए दिल्ली से, हैदराबाद को घेर दिया जाए। हैदराबाद को चारों तरफ से घेर दिया। और इसी बीच क्या हुआ, हैदराबाद में एक रेडिकल इस्लामिक ग्रुप भी एक्टिव हुआ, जिन्हें बोलते हैं रजाकार। सुना होगा आपने रजाकार। ये रजाकार कौन थे? जो भारत में शामिल होने के पक्ष में नहीं थे। अच्छा रजाकार कहां सुना होगा, डिबेट देखिए कभी आपको, कि रजाकार का संबंध ही जो आपके असदुद्दीन ओवैसी, ओवैसी देखे टीवी में, ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी, परसों एक लेडी आ रखी थी आपकी अदालत में जो ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है इस बार, आपकी अदालत रजत शर्मा का शो जो है। तो ये रजाकार का संबंध वहां से, इन ओवैसी उनसे आते हैं, मतलब उनका कनेक्शन है, उन्हीं के डायनेस्टी में आगे आगे। शासक लोग ये होते थे, नवाब बोलते थे, हैदराबाद नवाब। हमने तो घेर दिया पूरे हैदराबाद को, अब क्या करें? वहां की लड़ाई हुई, पूरा वहां की पुलिस ने हम पे अटैक किया, हमने सब कुछ होने के बाद जब पूरी तरफ से घिर गया, रसद पानी सब रुक गया उसका, क्या ही करता? पाकिस्तान सपोर्ट कर नहीं सकता था इधर, ये पूरी टेरिटरी हमारी थी, हम एक्सेस ही नहीं देंगे। पूरा हैदराबाद घेर दिया और यहां चला ऑपरेशन पोलो। ये क्वेश्चन आता है, ऑपरेशन पोलो कहां के लिए चलाया गया?
ऑपरेशन पोलो चलाया गया हैदराबाद के लिए। अब पोलो तो वैसे भी बड़े लोगों के, नवाबों के शौक होते थे। अभी भी देखना कभी यहाँ जाना, बड़े बड़े जो ब्रिगेडियर वगैरह है ना, वो गाड़ी में घूमते रहते हैं, वो पोलो वोलो खेलते रहते हैं उस ग्राउंड में, यही लगे रहते हैं उस बॉल के पीछे, किक मारते हैं उसको, फिर जाती है, फिर भागते हैं गाड़ी लेके। देखा आपने ऑपरेशन पोलो, नाम है इसका ऑपरेशन पोलो। ये कहां के लिए हुआ? हैदराबाद के लिए। हमने सैन्य कार्रवाई कर दी, यहां पे याद रखना है सैन्य कार्रवाई। और सैन्य कार्रवाई के तहत आखिरकार जब भारत की जीत हुई तो अब तो घुटने टेकने पड़ गए। सितंबर 1948 हैदराबाद भारत का भाग बन गया। हैदराबाद किसमें शामिल हो गया? भारत में। तो अब आप ध्यान रखिए, जम्मू कश्मीर भारत में कब शामिल हुआ? अक्टूबर 1947। जूनागढ़ कब शामिल हुआ? फरवरी 1948। हैदराबाद कब शामिल हुआ? सितंबर 1948। जम्मू कश्मीर कैसे हुआ? विलय पत्र पर हस्ताक्षर से। जूनागढ़ कैसे हुआ? जनमत संग्रह से। हैदराबाद कैसे हुआ? सैन्य कार्रवाई से। तीनों को नोट बना के अपना ध्यान से लिख लो। हाँ, कन्फ्लिक्ट हो सकता था, स्थिति बनेगी, लेकिन हमें यह है कि ये उसका वहां जाना हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है। उसने भी रजिस्ट नहीं, नहीं, वो उनका, वो अपना डिफेंस कर रहे थे, उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी, लेकिन यहां पर हमारे लिए क्या इंटरेस्ट हो गया इंपॉर्टेंट, कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें। क्योंकि अगर ये वहां रहता, बना रहता, अलग देश बनता, तो कल के दिन भी विद्रोह होना था, जनता ही विद्रोह कर देती, जनता उग्र होके शासक को भी कल के दिन राजमहल में घुस जाते उनके। ऐसा हो रखा है नेपाल में, रशियन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, जनता ही घुसी अंदर और जार को मार दिया। स्थिति विस्फोटक हो सकती थी। हमने दखल तब ज्यादा इसमें करना वो समझा जरूरी जब ये रजाकार, क्योंकि रजाकार जो थे ये कट्टर इस्लामिक थे। अब अगर जनता पे वो आता तो जनता तो हमसे उम्मीद लगाए बैठी है कि ये हमें क्या करें, सपोर्ट करें। और हमें भी ये पता है कि अगर हम इस टाइम सपोर्ट नहीं करेंगे, और अगर ये किसी भी कीमत पे पाकिस्तान, वैसे पाकिस्तान कोई सपोर्ट दे नहीं पाएगा उसको, क्योंकि पाकिस्तान मेन बाउंड्री से दूर है, तो फाइनली हमें सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी उस समय। रेफरेंडम वगैरह नहीं कराया, सैन्य, परिस्थितियां नहीं रही होंगी, क्योंकि रेफरेंडम कराने के लिए स्थिति उस तरह की होनी चाहिए। वहां पे इनका कंट्रोल था, इनकी मिलिशिया स्ट्रांग थी। जूनागढ़ में इतनी ताकत नहीं थी, जम्मू कश्मीर के राजा में भी इतनी ताकत नहीं थी। ये राजा अपने जमाने का बहुत ज्यादा पावरफुल राजा रहा है, यहाँ के जो नवाब रहे। तो उस वक्त यही समझा कि भाई जब हर मामला बंद हो जाता है, दरवाजा बंद हो जाता है, जितनी भी चीजें पहले की होती है, रेफरेंडम, जैसे जूनागढ़ का नवाब ने कहा रेफरेंडम, लेकिन यहां क्या है, जब रेफरेंडम का ऑप्शन भी नहीं बचा, बातचीत से भी कोई बात नहीं सुलझ रही है, तो फिर कोई अपनी ताकत कहां आजमाएगा? अखाड़े में आ जाओ, लड़ाई के मैदान में। लंबा संघर्ष चला, आप ऑपरेशन डालिएगा नेट पे, लड़ाई चली कुछ दिन, फाइनली उनकी डिफीट हुई। अब डिफीट हुई तो उनको अपनी हार एक्सेप्ट करनी पड़ी, और वो भारत में शामिल हुए। वैसे ही बहुत सारे राजा थे, वो भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। इनफैक्ट हमारा टिहरी रियासत ये भी रजिस्ट कर रहा था, बहुत सी रियासतें, भोपाल, आपका ये जो सिंधियाओं का है ग्वालियर, लेकिन इनको तो मक्खन पॉलिश लगाई गई। प्रीवी पर्स एक चीज आती है, प्रीवी पर्स दिया गया है। सर आवाज चली गई। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। वसुंधरा,
हाँ, हमें जरूरी पड़ गया। और दूसरी बात, ये वहां के लोगों की भी इच्छा थी, बहुसंख्यक आबादी हिंदू है, तो मेनली देखी जाती है जनता के विश। अभी जम्मू कश्मीर में ये मामला अटका हुआ है, जम्मू कश्मीर का राजा ने अनेक्स किया, लेकिन यूएन ने क्या कहा है, जम्मू कश्मीर में क्या कराया जाए, प्लेबिसाइट। आप ये समझिए जम्मू कश्मीर हमारा है, पूरा पूरा कंट्रोल है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह है कि वहां पर जनमत संग्रह हो। जम्मू कश्मीर में यह है अभी, अगर ये भारत पाकिस्तान की सीमा हटती है तो वहां जनमत संग्रह होना है, फिर वहां की जनता ने ही डिसाइड करना है कि उन्हें भारत, लेकिन वो कभी होगा नहीं कयामत तक, क्योंकि उस जनमत संग्रह की पहली कंडीशन है पाकिस्तान अपनी आर्मी को बिल्कुल पीछे कर दे, दूसरी कंडीशन है भारत भी अपनी आर्मी कम करे, लेकिन इतनी जरूर रखे जिससे पाकिस्तान दोबारा इंटर ना हो हमारा पक्ष, क्योंकि हम नहीं घुसे ना, हम तो बड़े देश थे, हम चाहते हम घुस जाते, हम घुसते तो अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होता। हैदराबाद के मामले में क्या है, हम घुसे, पर क्यों, क्योंकि हमने हैदराबाद से कई राउंड की बात की, हैदराबाद का भूगोल और ना वहां की राजनीति, वहां का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ये गवाही दे रहा था कि हैदराबाद पाकिस्तान में जाए। वो किसी भी स्थिति में, आप खुद देखिए परिस्थितियां क्या है, हैदराबाद की परिस्थिति पाकिस्तान में जाने लायक है नहीं, भौगोलिक रूप से बिल्कुल नहीं, बहुत दूर है। दूसरा, जनता पॉपुलेशन क्या है, हिंदू मेजॉरिटी। अब यह बात सही है कि माउंटबेटन प्लान के हिसाब से उसे पावर है राजा को, पर राजा को भी, बहुत सारे राजाओं को ऐसे पावर थी, बहुत सारे राजा संविधान सभा की बैठकों में आया था, राजा राजवाड़े खाली गई, नहीं आ रहे थे, शामिल नहीं हो रहे थे, पर उनको भी समझ में आने लगा कि एक केंद्रीय शक्ति होगी, तो उनको बस अपने हितों का डर था। अब मान गए राजा, ज्यादातर यही नाटक कर रहे थे, तो फिर सैन्य कार्रवाई का परिणाम भुगतना पड़ा। पर आप खुद सोचिए कब हो रहा है, किस दौर पे हो रहा है, जब भारत का संविधान भी बन रहा है, 1947, 46, 47, 48 संविधान बन रहा है। अब सोचो संविधान बनने में दिमाग अलग लग रहा है, उधर से पाकिस्तान से भी लड़ाई चल रही है, इधर से ऑपरेशन पोलो चल रहा है, उधर से कॉमनवेल्थ के सदस्य बन गए 1949 में। कैसे सरकार चल रही, कौन संभाल रहा था सारा मामला, अंतरिम सरकार। तो हो सकता है कुछ मामलों में गड़बड़ हुई हो, आज नेहरू सरकार को, उनको लोग बोलते हैं कि इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। परिस्थितियां देखिए आप, आज क्या परिस्थितियां, उस समय क्या परिस्थितियां थी, देश का विभाजन हुआ है, माइग्रेशन हो रहा है, मारकाट मची थी, इधर से उधर लोग आ रहे हैं, उधर से भाग मिलकर भाग, देखिए एक तो वो, फिर नागरिक कौन है, नागरिकों का समझ में नहीं आ रहा, फिर ये रियासतों को भारत में मिलाना है, फिर कुछ रियासतें नाटक कर रही हैं, उधर से पाकिस्तान घुस जा रहा है। तो स्थितियां, बोलना आसान होता है किसी को, उस टाइम पर आप देखिए देश बनाना, तो इसीलिए सैल्यूट करते हैं किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि वो ना होते तो हैदराबाद भी ना होता, जूनागढ़ भी ना होता, लक्षद्वीप भी ना होता। पटेल साहब को पहली, अब लक्षद्वीप का भी सुन लीजिए, पटेल साहब को ये पहली दिमाग में आ गया, लक्षद्वीप में बहुमत आबादी है मुसलमान, इस आधार पर पाकिस्तान वहां दावा ना कर दे। अब पाकिस्तान ठहरा कहां पे, यहां पे कराची से आएगा या यहां पे जो आज बांग्लादेश वाला है, लक्षद्वीप है इधर। पटेल साहब ने तुरंत इंडियन नेवी को कहा, तुरंत जाओ वहां लक्षद्वीप और झंडा गाड़ दो भारत। पाकिस्तान में निकल चुका था, और जैसे हम पहुंचे उसके 3 घंटे बाद पाकिस्तान का शिप। बेटे देखो, वो अगर टाइम ना होता तो आज लक्षद्वीप ना होता। पटेल साहब की बुद्धि तो देखिए, बहुत जबरदस्त। रही बात अंडमान निकोबार की, अंडमान निकोबार पहले से ही ब्रिटेन के कब्जे में था, बहुत पहले डेनमार्क के कब्जे में था, 100 साल से ज्यादा डेनमार्क का शासन हुआ है, फिर ब्रिटेन के कब्जे में आया अंडमान निकोबार, फिर जापान के कब्जे में आया, आजाद हिंद फौज ने उसको कंट्रोल किया, वहां से आजाद हिंद सरकार चली, फिर ब्रिटेन के कब्जे में आया, और फिर ब्रिटेन से आने के बाद फाइनली वो भारत के अधिकार में आ गया। और आज हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। ऐसा करते करते हुआ क्या, ऐसा करते करते 1950 में भारत का नक्शा ऐसा बना कि हमारे यहाँ 4 समूह बन गए, 4 समूह बन गए। हमारा भारत का टेरिटरी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। इस ग्रुप डी में अकेला है अंडमान और निकोबार, क्योंकि अंग्रेज इसको इस्तेमाल करते थे काला पानी की जेल की, काला पानी की जेल भेजते थे, कि सावरकर वगैरह लोग गए हैं,
सेल्यूलर जेल। और बाकी यहां देखो, ग्रुप ए भी आपको याद हो गया, वही वाले, इसमें है 9, ठीक, इसमें भी है 9। इसमें बड़ी रियासतें थी, इसमें बड़ी रियासतें, जो बड़ी रियासतें हैं उन्हें ग्रुप डी में डाला। अभी राज्य कुछ नहीं है, वो 9 राज्य जो बड़े राज्य थे अंग्रेजों के जमाने के, जो अभी पढ़ाए आपको, बॉम्बे वो सब इसमें आ गए। बाकी 9 क्या है, बड़ी रियासतें, उनको इसमें डाल दिया। ग्रुप सी में 10, इसमें क्या है, चीफ कमिश्नरी जैसे दिल्ली, कुर्ग, ये सब इसमें आए, प्लस कुछ छोटी रियासतें। और ग्रुप डी में केवल एक, अंडमान और निकोबार। यानी भारत टोटल कितनी यूनिट्स में उस टाइम, 9 और 9 18 और 10 28 और 1 29। ये स्थिति है 1950 की। अब इस 1950 में, अब याद रखेंगे 1950 में हम कितनी यूनिट्स में हैं, 29। ये स्थिति 1956 में चेंज होगी, तब ये सब हट जाएगा, ग्रुप ए बी सी डी, और हमारे दो कंडीशंस हो जाएंगी, यानी 2 ग्रुप में आ जाएंगे, राज्य और यूटी। तो 1956 में हम राज्य में और यूटी में, ये सब मर्ज मुर्ज होगा, नए राज्य बनेंगे, गठन होगा, इधर से उधर करेंगे इनको और बना देंगे क्या, राज्य और यूटी। तो 14 राज्य आप देखिए, वही राज्य बढ़ के आज कितने हो गए हैं, 28 राज्य। तो ये स्थिति है हमारी। तो कल यहां तक सबको याद होना चाहिए 1950 को भारत का नक्शा कैसा है। 1950 को भारत में 4 ग्रुप हैं। ग्रुप ए जिसमें सारे वो राज्य हैं जो ब्रिटिश राज्य थे, ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट। ग्रुप बी, ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट नहीं, ब्रिटिश स्टेट्स। ग्रुप बी बड़ी प्रिंसली स्टेट। ग्रुप सी चीफ कमिश्नरी और छोटी प्रिंसली स्टेट। ग्रुप डी अकेला अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हो गई बात क्लियर। अब सबको मर्ज करके राज्य और यूटी में तोड़ दिया जाएगा, और अभी तो धर आयोग आएगा, जेवीपी कमेटी आएगी, आप आगे पढ़ते जाएंगे, और फिर कैसे कैसे काम होगा वो हम देखेंगे कल। यहां तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बच्चे, ये याद रखिएगा, कल यहीं से पूछूंगा मैं आपसे दोबारा। जय हिंद, जय भारत। एक बार पुनः सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।